नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए पॉलिटिकल साइंस का सेशन और पॉलिटिकल साइंस के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया, यानी भारत के संविधान के अंदर हम बात करेंगे। भारतीय संविधान के अंदर जो है चुनाव आयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, भारत का निर्वाचन आयोग के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसे कि भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि इसी चुनाव आयोग के द्वारा विभिन्न प्रकार के चुनाव जो कि आपका जैसे लोकसभा के चुनाव है या फिर राज्यसभा के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, इन तमाम चुनाव को जो करवाने का जो मुख्य कार्य है वो इसी आयोग के पास होता है। और इसी आयोग के द्वारा चुनाव करवाने के पश्चात देश के अंदर सरकारें बदलती है, सरकारें बनती है और लंबे समय तक जो है आपकी सरकारें चलती है। इस तरीके का कार्य करने के लिए इस आयोग के पास कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से कार्य है, किस तरीके से चुनाव को करवाया जाता है और किस तरीके से चुनाव आयोग के द्वारा संविधान के अनुसार जो है अपने कार्य और शक्तियों को देखकर जो है इन तमाम चीज़ों को लागू करवाया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आपका जो है जरूर करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ये जो टॉपिक है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इलेक्शन कमीशन का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके अंदर हम बात करेंगे चुनाव आयोग के कार्य, सदस्य, इसके गठन के बारे में, इसकी शक्तियों के बारे में, चुनाव नियंत्रण के बारे में और संविधान के कौन से आर्टिकल के अंदर जो इसका प्रावधान सुनिश्चित किया गया है और उसको कौन कौन से कार्य इसके पास सौंपे गए हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें तो इसका जो उल्लेख है दोस्तों संविधान के भाग नंबर 15 में और अनुच्छेद नंबर 324 टू 329 यानी 324 से लेके 329 तक जो है इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर किया गया है और भाग नंबर 15 के अंदर किया गया है। ठीक है, इसका जो गठन हुआ था इसका 25 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। और चुनाव आयोग जो है एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, असंवैधानिक निकाय नहीं है दोस्तों, संवैधानिक निकाय है, क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 324 से लेके 329 तक इसका आपका जो है मैनेजमेंट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और भाग नंबर 15 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। परंतु अगर हम बात करें चुनाव आयोग के बारे में, तो चुनाव जो आयोग है प्रारंभ में ये किस प्रकार का आयोग था? एक सदस्यीय आयोग था। एक सदस्यीय आयोग का मतलब होता है इसका पहले केवल एक ही सदस्य हुआ करता था। तो आपने जो है ध्यान रखना, प्रारंभ में यह मूल संविधान में जब ये बना था तब ये कैसा था? एक सदस्यीय आयोग था। परंतु 1989 में क्या होता है कि तारकुंडे समिति बनती है और तारकुंडे समिति ने सिफारिश की कि ये जो आयोग है संविधान, ध्यान रखें दोस्तों, इस समिति की सिफारिश पर ही भारतीय संविधान में 1989 में कौन सा अमेंडमेंट होता है? 61वां संशोधन हुआ, जिसके तहत इस आयोग के सदस्यों की संख्या एक से बढ़कर के कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, यानी एक सदस्य से ये आयोग बढ़कर 3 सदस्य हो जाता है। ठीक है, तो कौन सी समिति की सिफारिश पर? तारकुंडे समिति की सिफारिश पर। और ये जो है तारकुंडे समिति कब बनी थी? 1989 में बनी थी और इसी समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में संशोधन हुआ, 61वें नंबर का संशोधन हुआ। और इसी संशोधन के तहत आगे जो है भारत में वोट डालने की जो आयु है, वोट डालने की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष भी कर दी गई थी। तो ये भी आपने बात आगे ध्यान रखना है, आगे हम इसमें डिस्कस करेंगे इसको लेकर के। चलिए, इसके बाद जो है भारत का जो चुनाव आयोग है, भारतीय संविधान के अंदर जो चुनाव आयोग है ये एक सदस्य से हट करके 3 सदस्यीय आयोग बन जाता है। कितने सदस्य? 3 सदस्य। तो अब इसके 3 सदस्य हैं। अब ये 3 सदस्य कौन कौन होते हैं उसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। परंतु अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि चुनाव आयोग के जो तीनों सदस्य हैं दोस्तों, इनकी कार्य और शक्तियाँ बिल्कुल समान होती है। इनकी कार्य और जो शक्तियाँ हैं इन तीनों की बिल्कुल समान
सम्मान होती है जो चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। इनमें से एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और 2 क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। क्लियर। इनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि अभी वर्तमान में कौन क्या है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो अगर हम इसमें 3 सदस्यों की बात करें तो सबसे पहली बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि भारत में जो 61वां संशोधन हुआ था, कब हुआ था, 1989 को आपका जो 61वें नंबर का संशोधन हुआ था। इस संशोधन के तहत जो है भारत में वोट डालने की जो आयु जो आपकी जो सीमा है 21 वर्ष से घटा करके कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। कौन से संशोधन के तहत, आपका जो है 1989 ईयर आपका जो है 61 अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है, पहली बात तो ये इसमें हुई थी। दूसरी, अगर आप कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि राइट टू वोट किस प्रकार का राइट है, तो पहली बात संविधान के अंदर जो है ये पॉलिटिकल राइट है दोस्तों। कैसा राइट है, पॉलिटिकल राइट है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। राजनीतिक अधिकार है, वोट डालने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का राजनीतिक अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कैसा है, राजनीतिक अधिकार है। ठीक है, तो ये भी आपने बात यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो चुनाव जो आयोग होता है, चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। तो ये भी आपने बात यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं कि जो चुनाव आयोग होता है उसकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। परंतु राष्ट्रपति भी किसकी सलाह पर करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें आपकी जो चर्चा करें कि भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, भारत के पहले चुनाव आयुक्त यानी चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन फर्स्ट कौन थे, तो वो थे सुकुमार सेन। कौन थे दोस्तों, सुकुमार सेन वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखें, सुकुमार सेन। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है ज्ञानेश कुमार। कौन है दोस्तों, वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं, और कौन से नंबर के, 26 नंबर के आपके इलेक्शन कमीशन के हेड है। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा था कि इसके कुल 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से चीफ कौन है, ज्ञानेश कुमार। चीफ कौन है दोस्तों, ज्ञानेश कुमार। और वर्तमान में अन्य जो मुख्य आयुक्त है वो कौन कौन है, डॉक्टर विवेक जोशी और डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू। डॉक्टर विवेक जोशी और दूसरे कौन है, डॉक्टर सुखवीर सिंह आपका जो संधू है। ये 2 अन्य सदस्य इसके इस आयोग के मेंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पर चुनाव आयोग के सदस्यों या निर्वाचन आयुक्तों के बारे में बात करें तो निर्वाचन जो आयुक्त होते हैं वो शपथ ग्रहण नहीं करते। ठीक है, ये शपथ ग्रहण नहीं करते दोस्तों। तो ये जो चुनाव आयुक्त होते हैं इनका तीनों का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है। तीनों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। यानी जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन है उसका कार्यकाल भी 6 वर्ष होगा। यानी जो अदर मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन है, 2 आपके अन्य सदस्य हैं, उनका कार्यकाल भी 6 वर्ष होता है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है यहाँ पर। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें चर्चा करें, बात करें तो सेवानिवृत्त जो आयु है दोनों के लिए वो किस तरीके से आपकी जो है मैनेजमेंट की गई है, तो उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, सेवानिवृत्ति की अगर आयु बात करें यानी रिटायरमेंट एज की अगर बात करें तो जो चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन होता है, चुनाव आयोग का जो मुख्य आयुक्त होता है, उसकी रिटायरमेंट जो लास्ट एज रखी गई है, कितनी रखी गई है, 65 वर्ष। कितनी रखी गई दोस्तों, 65 ईयर्स रखा गया है। और उसी तरीके से अन्य जो चुनाव आयुक्त है, अन्य चुनाव आयुक्त की जो आयु रखी गई है वो 62 वर्ष रखी गई है। ठीक है, अन्य 2 की 62 वर्ष और मुख्य की 65 वर्ष। ठीक है, ये अपना जो रिज़ाइन करते हैं या फिर अपना जो त्यागपत्र देते हैं, किसको देते हैं, राष्ट्रपति को देते हैं। और निर्वाचन आयोग की अगर हम बात करें तो निर्वाचन आयोग जो क्या करता है, इसका मुख्य काम क्या है दोस्तों, चुनाव करवाना इसका मुख्य काम है। परंतु फिर भी हम यहाँ पर ध्यान रखें कि आपका जो है ये मुख्यतः किसके चुनाव कराता है, जैसे प्रधानमंत्री के नहीं बल्कि आपका जो राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, इन तमाम जो चुनाव है, इन तमाम चुनाव को करने का जो कार्य है किसका है, वो आपका चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग किसके जो कार्य चुनाव करवाती है, चुनाव करवाने का मुख्य दायित्व है, जैसे राष्ट्रपति के चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद जैसे संस्थाओं का ये जो है चुनाव करवाता है कौन, चुनाव आयोग। ठीक है, इसके अलावा नोट पॉइंट में आपने ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है, ना कि इनका चुनाव होता है। ये भी आपको बात बिल्कुल
पता होनी चाहिए कि जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होते हैं इनका चुनाव नहीं होता, ठीक है। ये चुनकर जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि ये जो चुनकर आते हैं एमएलए और एमपी के रूप में चुनकर आते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में इनको केवल शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। यहाँ पर पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। ये आपका जो है चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन जो आपका सेंटर का होता है उसके द्वारा नहीं, बल्कि पंचायत और नगर पालिका का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सुनिश्चित करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पर इसके मुख्यतः सेवानिवृत्त और मुख्य कार्यों के बारे में। इसके अलावा अन्य चीज़ों के लेकर के अगर हम यहाँ पर बात डिस्कस करें, आर्टिकल नंबर 327 में बात की गई है संसद एवं राज्य विधानमंडल के निर्वाचन संबंधी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। यानी संसद और राज्य विधानमंडल के निर्वाचन से रिलेटेड यदि कोई कानून बनाना है तो उसका अधिकार किसको दिया गया है? संसद को दिया गया है। क्लियर? यानी अगर हम इसमें बताया गया है कि संसद और अगर यदि आपका जो है राज्य विधानमंडल के चुनाव से संबंधित यदि किसी प्रकार को कोई कानून बनाने का अधिकार कानून बनाने का जो अधिकार है मुख्यतः वो किसको दिया गया है? भारतीय संसद को दिया गया है। तो ये आपने डिस्कस इस आर्टिकल में ध्यान रखना है। 300 आर्टिकल का जो संबंध है वो कानून बनाने चुनाव के संबंध में कानून बनाने के बारे में प्रोसेस के बारे में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 328 में बताया गया है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून संविधान के प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रारूप के अनुरूप तथा विधानमंडल के निर्वाचन के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। यानी जो संविधान है संविधान के संसद द्वारा बनाए गए जो कानून होंगे वो बिल्कुल संविधान के अनुरूप होना चाहिए, परंतु फिर भी यदि राज्य विधानसभा में किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्य विधानमंडल को उस राज्य में उस प्रकार के कानून को बनाने का अधिकार पूर्ण रूप से विधानमंडल को प्राप्त है, ठीक है। यानी ऐसा कोई कानून जिसका उल्लेख संविधान के अंदर नहीं है और राज्य विधानमंडल को उसकी आवश्यकता है, ठीक है, किसी राज्य को उस कानून की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में संसद की देखरेख में या आपका जो है राज्य विधानमंडल उस कानून को बना सकती है, ठीक है। तो और दूसरी बात यह कि जो संसद के द्वारा बनाए गए कानून होंगे वो संविधान के अनुरूप होने चाहिए, यानी संविधान की आपके जो है संविधान का उल्लंघन करने वाले नहीं होने चाहिए, बल्कि संविधान के समरूप होने चाहिए या फिर अनुरूप होने चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें इसमें तो आर्टिकल नंबर 329 है दोस्तों। यहाँ पर ये आर्टिकल नंबर 329, ठीक है, 329। क्लियर? 329 में जो बताया गया है इसके तहत निर्वाचन संबंधी बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी आपने यह भी ध्यान रख लेना, इस आर्टिकल के तहत निर्वाचन से संबंधित बनाए गए कानूनों के तहत जो है वो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये आपने ध्यान रखना कि जो भी कानून आपका जो है जो भी कानून आपके निर्वाचन से संबंधित बनाए गए हैं उसको न्यायालय खारिज भी कर सकता है। तो ये भी यहाँ पर ये भी आपने जो है बात यहाँ पर ध्यान रख लेनी है। यानी चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं, चुनाव आयोग कौन कौन से कार्य करता है, किस प्रकार के उसको कार्य सुनिश्चित करने का जो है और आपका कंडीशन की गई है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला कार्य जो है इसका चुनाव आयोग का वो क्या है कि निर्वाचन आयोग समय समय पर मतदाता सूची बनाती है, यानी वोटर लिस्ट जो जारी करती है टाइम पर, वो कौन जारी करती है? वो आपका कौन जारी करता है? चुनाव आयोग ही जारी करता है। दूसरा काम क्या है इसका कि जो निर्वाचन आयोग है ये आचार संहिता की घोषणा करती है। आचार संहिता का मतलब होता है कि जब चुनाव बिल्कुल नज़दीकी आपका जो है सिरे पर होता है तो ऐसी स्थिति में आचार संहिता के माध्यम से आपकी जो सत्ताधारी जो सरकार होती है या फिर आपकी विपक्ष में जो सरकारें होती है वो किसी प्रकार की कोई नए कार्यों को करने की घोषणा नहीं कर सकती है, ठीक है। किसी प्रकार से कोई नया जो कार्य है उसको करने की घोषणा नहीं कर सकती है, ठीक है, या फिर नई जो आपकी घोषणाएं या नई चीज़ों का उद्घाटन नहीं किया जा सकता। तो इसी को आचार संहिता का नाम दिया गया है भारतीय संविधान के अंदर। यानी नए कार्यों को करने से आपका जो है नए कार्यों को करने में प्रतिबंध या नए उद्घाटन करने में प्रतिबंध, ठीक है। इसके अलावा और क्या काम है चुनाव आयोग का? एक तो आचार संहिता लगाती है, वोटर लिस्ट जारी करती है, और क्या काम है जैसे निर्वाचन तिथि तथा नामांकन पत्रों का आपका जो निरीक्षण करना, यानी निर्वाचन तिथि कि भाई किस तारीख को चुनाव होंगे, और नामांकन पत्र का आपका जो है निरीक्षण करना किसका मुख्य कार्य है? चुनाव आयोग का। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्य इसका ये है कि चुनाव समाप्त होने के 48 घंटे, मान लीजिए कि 6 बजे शाम को चुनाव खत्म होगा, इलेक्शन आपका वोटिंग खत्म होएगी, तो उससे 48 घंटे पहले और चुनाव शुरू होने के 36 घंटे
पहले चुनाव प्रचार को रोकना अनिवार्य है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि यदि सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक जो है वो वोटिंग होएगी, ठीक है। तो 6 बजे से 6 बजे के मान लीजिए जब आपका वोटिंग खत्म होएगी तो उससे पहले कितने घंटे, 48 घंटे, कितने घंटे पहले 48 घंटे, और सुबह 9 बजे से पहले 36 घंटे, इससे पहले आपको चुनाव का प्रचार रोकना अनिवार्य है, ठीक है। जितना जो भी आपका चुनाव प्रचार है उसको चुनाव शुरू होने के 36 घंटे पहले और ख़त्म होने के 48 घंटे पहले क्या है, बंद करना अनिवार्य है या फिर रोकना अनिवार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य इसका यह है कि यदि कोई सदस्य अयोग्य हैं और वो निर्वाचित हो चुका है तो उसकी योग्यता या उसकी अयोग्यता की जो जानकारी है वो निर्वाचन आयोग किसको देगा, राष्ट्रपति, और दूसरा राज्यपाल को। यानी आपका केंद्र से रिलेटेड है तो राष्ट्रपति को देगा, राज्य से रिलेटेड कोई व्यक्ति है तो राज्यपाल को देगा, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति से उस व्यक्ति को उसके पद से हटाया जाएगा या फिर उसको उसके पद से इस्तीफा या रिजाइन करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उसे उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति सदस्य अयोग्य है और वो निर्वाचित हो जाता है तो उसकी अयोग्यता की जो जानकारी है वो निर्वाचन जो आयोग है वो राष्ट्रपति या राज्यपाल को देगा, और राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति से उस व्यक्ति को उसकी सदस्यता से वो आपका पदच्युत कर दिया जाएगा। तो ये कंडीशन है किसकी, राज्य आपके जो है चुनाव आयोग की और आपका जो इलेक्शन कमीशन के कार्यों की। इसके अलावा राज्य इलेक्शन कमीशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट टू वोट के संबंध में एक और अधिकार भी यहाँ पर दिया गया है जिसको बोलते हैं प्रत्यावर्तन का अधिकार। काफ़ी ज़्यादा एक विशेष प्रकार का अधिकार है दोस्तों। ये एक प्रकार का ऐसे अधिकार है जो अभी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव क्षेत्रों में अभी लागू नहीं है। अभी विशेष प्रत्यावर्तन का अधिकार है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे थोड़ा। ये एक प्रकार का विशेष अधिकार है जिसके तहत जनता चुने गए नेता को कार्यकाल पूरा होने से पहले मतदान के माध्यम से वापस बुला सकती है। यहाँ पर एक समझ सकते हैं आप कि एक प्रकार का ऐसा अधिकार है जिसके तहत क्या करती है, जो जनता होती है उसको, मान लीजिए किसी जनता ने किसी प्रतिनिधि को चुनाव किया, ठीक है, और वो जो व्यक्ति चुना गया व्यक्ति है वो जनता की समस्याओं को या फिर अपने कार्यों को करने में असमर्थ है या फिर जनहित लोगों के द्वारा उसे आपका जो है बार बार उसका विरोध कर दिया जा रहा है या फिर अपनी शक्ति का उसने दुरुपयोग क्या, कार्यों का दुरुपयोग क्या, सरकार जनता की नज़र में वो खरा नहीं उतर पा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जनता दोबारा से मतदान करके उस व्यक्ति को दोबारा उसके कार्यकाल खत्म होने से पहले भी वापस बुला सकती है। उसी को प्रत्यावर्तन का अधिकार कहते हैं। परंतु विडंबना ये है कि ये जो अधिकार है ये अभी आपका जो पूरे भारत में लागू नहीं है, संविधान में पूर्ण रूप से सभी राज्यों को लागू नहीं है। ये केवल आपने ध्यान रखना है, ये जो अधिकार है ये जो प्रावधान है अभी तक केवल मध्य प्रदेश के अंदर हैं और वो भी केवल पंचायत स्तर पर, आपकी पंचायत स्तर तक है। ये जो है केवल अभी तक मध्य प्रदेश में इस प्रकार का राइट लोगों को, और वो भी केवल पंचायत स्तर पर। यहाँ आजकल देखकर ऐसा लगता है कि ये जो अधिकार है, ये जो आपका प्रोसीजर है, ये पूरे देश के अंदर लागू होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई प्रतिनिधि जनता को नज़रअंदाज करता है या फिर जनता को दिए गए आपके जो वादों को पूरा नहीं करता है या फिर उसके द्वारा बताए गए कार्यों को अपने कार्यों को करने में वो असमर्थ होता है, तो ऐसी स्थिति में जनता उसको दोबारा से वापस बुला सकती है मतदान करके, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा प्रोसीजर है। अगर आपका जो धीरे धीरे हो सकता है कि पूरे भारत में लागू हो जाए, अभी मध्य प्रदेश में, कल को हिमाचल प्रदेश, कल को अलग अलग स्टेट में अलग अलग राज्यों द्वारा इसको लागू किया जा सकता है। तो ये था प्रत्यावर्तन का अधिकार। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें चुनाव के प्रकार, तो चुनाव कईयों प्रकार के होता है। कईयों बारी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट टू बी नोटेड कि चुनाव के प्रकार। तो चुनाव साधारणतया 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, जिसमें पहले हम बोलते हैं आम चुनाव, दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव और तीसरा होता है उपचुनाव। तो साधारणतया 3 प्रकार के चुनाव होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से? आम चुनाव, मध्यवर्ती चुनाव और उपचुनाव। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? आम चुनाव के बारे में। भाई आम चुनाव क्या होता है? जो सामान्यतः 5 वर्ष के बाद करवाए जाते हैं, जो सामान्यतः 5 वर्ष के बाद कराए जाते हैं, जैसे 2019 से लेके 2024, ठीक है। इसी तरीके से जो मुख्यतः आपका जो है 5 वर्ष के बाद जिनको
करवाया जाता है। समझ गए ना बात। तो इसके अलावा आम चुनाव का मतलब है कि जब कोई सरकार अपना का पूरा कार्यकाल पूरा कर लेती है और उसके पश्चात जो है दोबारा से चुनाव होते हैं और दोबारा से सरकार का गठन करके लगातार सरकारें पूरे टाइम तक बनती है, तो उसको हम सामान्यतः आम चुनाव कहते हैं। दूसरा होता है मध्यवर्ती चुनाव। अब मध्यवर्ती चुनाव क्या होता है, जब कोई सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, तो ध्यान रखें कि जब कोई सरकार क्या करती है, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, तो उसके उपरांत करवाए गए चुनाव को मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं और ये चुनाव पूरे 5 साल के लिए करवाए जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड कि ये जो चुनाव है, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का 2 पार्टियों का गठबंधन का सरकार है। वर्ष 2024-25 की जो सरकार है वो भारत में गठबंधन की सरकार है, जिसमें एनडीए और भारतीय जनता पार्टी 2 पार्टियों का गठबंधन है, महागठबंधन है। ठीक है, मान लीजिए कि उनका जो टाइम पीरियड 24 में सरकार बनी है और 29 तक ये सरकार चलेगी, परंतु कई बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये सरकारें, कई बार गठबंधन की सरकारें, अक्सर ऐसा देखा जाता है कि गठबंधन की जो सरकारें हैं वो लगातार लंबे पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती। तो अगर मान लीजिए कि वर्तमान की सरकार अभी एनडीए ने अपना महासमर्थन वापस ले लिया, तो ऐसी स्थिति में अगर सरकार गिर जाती है, तो सरकार गिरने के पश्चात दोबारा जो सरकार बनती है, दोबारा से जो सरकार का नया रूप से गठन होगा, उसी को मध्यवर्ती चुनाव कहेंगे, जो दोबारा से चुनाव होगा अभी। ठीक है, और ये जो सरकार बनेगी, ये बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं, बल्कि कंप्लीटली 5 वर्ष के लिए आपका इसका जो चुनाव करवाया जाएगा, इसी को बोलते हैं मध्यवर्ती चुनाव। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो आपका प्रकार होता है चुनाव का, वो होता है उपचुनाव। क्या होता है दोस्तों? उपचुनाव। ठीक है, जब कोई पद रिक्त हो जाए और उस पद के लिए करवाए गए चुनाव उपचुनाव कहलाते हैं। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रपति है, ठीक है, या फिर उपराष्ट्रपति है, या किसी लोकसभा की किसी राज्य में लोकसभा की कोई सीट खाली है, राज्यसभा की कोई सीट खाली है, तो ऐसी स्थिति में उस पद के लिए या फिर उस पद पर करवाए गए चुनाव उपचुनाव कहलाते हैं। ठीक है, और ये जो चुनाव होते हैं वो कार्यकाल को पूरा करने के लिए करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि कोई पंचायत का प्रधान है कोई, ठीक है, पंचायत के प्रधान का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत के प्रधान की अगर हम बात करें, तो मान लीजिए कि उसने 3 साल अपना कंप्लीट कार्यकाल पूरा कर लिया और उसके बाद उसने या तो रिज़ाइन कर लिया या फिर त्यागपत्र दे दिया, या फिर उसने जो है कार्य करने में वो असमर्थ है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि पंचायत के प्रधान का पद क्या हो जाता है? खाली हो जाता है। ठीक है, अभी भी उसके कार्यकाल का 2 साल बचे हुए, तो 6 माह बाद जो नए चुनाव हो गए, तो नए जो चुनाव हो गए वो पूरे 5 साल के नहीं, बल्कि वो आपका जो होंगे वो बचे हुए कार्यकाल, यानी 6 आपका जो 2 साल है उसके लिए कंप्लीट जो आपका कार्यकाल है उसके लिए करवाए जाएंगे। ठीक है, बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेंगे। यानी आपका जो उपचुनाव होता है किसी सरकार बदलने के लिए नहीं, बल्कि आपका 1 या 2 व्यक्ति के पद को भरने के लिए किए जाते हैं, उसको उपचुनाव कहते हैं, जिसको जो कि क्या करते हैं, बचे हुए कार्यकाल को पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगर नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करें प्रॉक्सी मतदान। क्या होता है प्रॉक्सी मतदान? प्रॉक्सी का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति में भी उस व्यक्ति को क्या है, आपका मतदान देने का अधिकार होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं आपकी ये जो प्रॉक्सी मतदान है, सैन्य कर्मचारी या फिर विदेश में कार्यरत अधिकारी, ठीक है, या तो कोई सेना का अधिकारी है या फिर विदेश में कोई कार्य करने वाला अधिकारी है, जब अपने स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को मतदान करने को कहता है तो वो प्रॉक्सी मतदान कहलाता है। ऐसा आप कर सकते हैं कि यदि अगर आप मान लीजिए कि कोई इलेक्शन चल रहा है और ऐसी स्थिति में आप आउट ऑफ कंट्री है, तो ऐसी स्थिति में आप जो है आप जो पोलिंग बूथ होता है, इंचार्ज होता है, उससे बातचीत करके क्या है, उससे क्या है आप अपनी जो है बात करके क्या है अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति से मतदान करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसे प्रॉक्सी मतदान के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें चुनाव नियंत्रण के बारे में, भाई इलेक्शन कंट्रोल कैसे किया जाता है, इलेक्शन को कैसे आप एक बिल्कुल अनुशासन तरीके से संचालित किया जाता है, पूरे इलेक्शन को आपका पुलिस जो पोलिंग बूथ को। ठीक है, चलिए तो देखेंगे ज़रा इलेक्शन चुनाव निर्वाचन के बारे में। सबसे पहली बात तो ये है कि जिले का सबसे बड़ा जो अधिकारी निर्वाचन अधिकारी होता है डीएम। ठीक है, कौन होता है दोस्तों? डीएम। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना, डीएम जो होता है जिले का सबसे बड़ा आपका जो है निर्वाचन अधिकारी होता है। जिले में निर्वाचन का दायित्व डीएम पर होता है और जो अपने जिले को लगभग 4 से 5 खंडों में विभाजित करता है। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के लिए सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होता है जो पूरा जिले के अंदर, वो कौन होता है? वो डीएम होता है। और इसी कारण से
सुविधा आसान करने के लिए, चुनाव आसानी तरीके से पूरा करवाने के लिए वो पूरे आपका जो है जिले को लगभग 4 से 5 भागों में विभाजित कर देता है। ठीक है, और इसके अंदर जो है उसका जो कार्य, प्रत्येक जो आपके खंड है, प्रत्येक जो आपके जो 4-5 ये खंड बनाता है और प्रत्येक खंड को एक जो है रिटर्निंग ऑफिसर को नियुक्त कर देता है, यानी आरओ को नियुक्त कर देता है। यानी प्रत्येक खंड के अंदर डीएम के अधीन जो है कौन अधिकारी आपका कार्य करने वाला होता है, आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, इसके बाद आरओ की अगर हम बात करें तो ये खंड का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी हो गया। ठीक है, खंड का सबसे बड़ा चुनाव अधिकारी माना जाता है। ठीक है, और आरओ के अंडर जो है वो काम कौन करेंगे, वो पीओ काम करेंगे। कौन काम करेंगे, पीओ काम करेंगे, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है वो आरओ के अंडर काम करेंगे। और जो पीओ होता है, पीओ जो होता है ये पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। ठीक है, पोलिंग बूथ का प्रत्येक अपने आपके भी अपने अपने जो एरिया में पोलिंग बूथ बनी होती है, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति जो है वोट डालने के लिए जाता है। स्कूल हो सकता है कोई, या फिर किसी प्रकार का कोई भी आपका जो है सार्वजनिक स्थल हो सकता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो पोलिंग बूथ का जो इंचार्ज होता है वो कौन होता है, पीओ होता है। ठीक है, और वो जो पीओ होता है, पीओ किसके अंडर काम करता है, आरओ के अंडर काम करता है, यानी रिटर्निंग ऑफिसर के अंडर काम करता है। और आरओ क्या होता है, खंड का, यानी आपका जो प्रत्येक खंड का या फिर खंड का एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और आरओ किसके अंडर काम करता है, डीएम के अंदर काम करता है, डीएम के अंडर काम करता है। और पीओ जो होता है पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान रख लेनी। इसी के बाद पीओ की अगर बात करें, पीओ के पश्चात जो है, अब जो पीओ होते हैं वो टोटल 4 होते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पोलिंग बूथ के अंदर 4 पीओ दिखेंगे आपको। ठीक है, पीओ कितने होते हैं, 4, जिनमें से एक क्या होता है, हेड होता है। एक तो आपका पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है, वो भी अपने आप में पीओ ही हो गया एक हिसाब से। ठीक है, एक तो क्या होता है, पोलिंग बूथ का क्या होता है, इंचार्ज होता है। ठीक है, एक तो हो गया हेड, क्लियर, एक क्या हो गया हेड, और 3 अदर होते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4। यानी एक जो होता है हेड पीओ, ठीक है, आपका जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर होता है, एक तो पोलिंग बूथ का इंचार्ज होता है और 3 अदर होते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं हम पीओ नंबर 1, पीओ नंबर 2 और पीओ नंबर 3। ठीक है, पीओ 1 एंड 2 एंड 3। अब पीओ 1 का क्या काम होता है, वो आईडी मिलाता है। क्या करता है, जब भी कोई व्यक्ति वोट डालने जाता है तो वो उसकी आईडी मिलाता है, आईडी नंबर मिलाता है कि जो उसका जो वोटर लिस्ट में नाम है वो किस नाम से, उसको वोटर संख्या क्या है, किस तरीके से है। तो ये इसका पीओ 1 का जो काम होता है वो होता है आईडी मिलाना। ठीक है, और दूसरा जो पीओ 2 होता है ये क्या करता है, आईडी नंबर नोट करके इंक लगाता है। इंक मतलब स्याही लगाता है। ठीक है, तो ये आपने बात ध्यान रख लेना है। दूसरे का काम क्या होता है, आईडी नंबर नोट करके उसे इंक लगाता है ताकि पता चल सके कि इसने अपना मतदान कर दिया है। ठीक है, और पीओ जो 3 का काम होता है, ये क्या काम करता है, ईवीएम को पावर सप्लाई करता है। पावर सप्लाई का मतलब है ताकि उससे पता चल सके कि हाँ आपने मतदान कर चुका है। उसमें लाइटिंग का आपका जो प्रोसीजर होता है या फिर पावर सप्लाई देते हैं, लगातार उसको ऑन ऑफ नहीं किया, लगातार उसको ऑन नहीं रखा जाता। ठीक है, केवल उसको उतनी समय तक ही ऑन रखा जाता है जब कोई व्यक्ति वहां पर मतदान करने जाता है। तो ईवीएम को पावर सप्लाई करने का जो काम होता है वो पीओ 3 का काम होता है। ठीक है, तो ये थी आपके जो है पीओ 1, 2, 3 एंड आपका 4, जिसमें से एक होता है हेड और 3 क्या होते हैं, अदर होते हैं। इसके बाद जो है आगे पोलिंग एजेंट भी होता है। पोलिंग बूथ में एक पीए होता है, पीए का मतलब होता है पोलिंग एजेंट। अभी पोलिंग एजेंट कौन होता है, ये पोलिंग एजेंट चुनाव लड़ रहे नेता का कोई करीबी व्यक्ति होता है या खास रिश्तेदार भी हो सकता है, उसके फैमिली मेम्बर में से भी कोई हो सकता है। जो नेता चुनाव लड़ रहा है खास उसका आपका जो है उसका जो एक खास करीबी व्यक्ति होता है, जो लोगों को आपका जो है जिसका मुख्य काम क्या है, लोगों को मोटिवेट करना या फिर लोगों को मत के बारे में, मतदान के बारे में जानकारी देना। ठीक है, पीए का कार्य क्या होता है कि वोट देने जाने वाले लोगों की हेल्प करना, ये उसका मुख्यतः कार्य होता है कि जो लोग वोट देने या फिर मत देने जा रहे हैं उसके उन कार्यों को करना। चलिए, तो ये था पीए के बारे में। तो पीए जो होता है, पीए का काम होता है वोट देने जाने वाले लोगों को हेल्प करना या फिर उसको जो है उनको मोटिवेट करना, ये उनका मुख्य कार्य होता है। ठीक है,
या फिर चुनाव वोट डालते बारी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार का कोई हैंडीकैप्ड है तो उसकी हेल्प करना, ये उनका मुख्य कार्य है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करें तो चुनाव जब समाप्त हो जाएगा, चुनाव समाप्त होने के बाद जो पीओ होता है वो ईवीएम मशीन को कलेक्ट करके क्या है, पूरी की पूरी जो विद सिक्योरिटी के जो साथ है वो आरओ को देंगे, और आरओ सारी की सारी जो ईवीएम मशीन है उसको डीएम की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम में सील करके रख देते हैं। और ऐसी स्थिति में सील करने के बाद आगे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है, एक चीज़ और आपने यहाँ पर ध्यान रखना है, इसमें एक और व्यक्ति होता है आपका जो है एसएम का मतलब होता है सेक्टर मजिस्ट्रेट। इसका काम क्या होता है, ईवीएम मशीन की तकनीकी समस्या को सही करना है, इसका मुख्य कार्य है दोस्तों। इसके अलावा आगे हम जो इसमें बात करने वाले हैं, नेक्स्ट जो हम आगे बात करेंगे इसमें, वो बात करेंगे दल बदल क्या होता है, दल बदल का कानून कब लगता है, ठीक है। ईवीएम के बारे में बात करेंगे, ईवीएम का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और पहली बार कब किया गया, बैलेट पेपर क्या होता है, पहले जो चुनाव होता था वो बैलेट पेपर के ऊपर ही क्या आपका जो है मोहरें लगाई जाती थी। बैलेट पेपर का यूज आज किन चुनाव में किया जाता है, ईवीएम का प्रयोग जो है पहली बार कब किया गया, और कौन से वर्जन को कौन सी मशीन का वर्तमान समय में ज़्यादा प्रचलन है, इन तमाम चीज़ों को, राजनीतिक दल क्या होता है, किस राजनीतिक दल की स्थापना कब हुई, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम बात करने वाले हैं कि राजनीतिक जो दल है वो क्षेत्रीय दल कब बनता है, राजनीतिक दल वो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों कब बनता है, और किसके ऊपर दल बदल का कानून लगता है और किसके ऊपर ये कानून नहीं लगता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम अगली वीडियो में बात करेंगे चुनाव आयोग के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।